नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी संस्कृत ग्रामर में जो बेसिक चल रहा था उसमें हमारे चल रहे थे लकार। तो लकार में जो हमने सीखा था कि लकार को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में, तो लकार को लकार ही कहते हैं। हिंदी में उसका जो रूपांतरण होता है वो होता है काल। और इंग्लिश में उसे टेंस कहते हैं। इंग्लिश में तो हम 3 टेंस पढ़ते हैं, 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन संस्कृत में जो लकार माने गए हैं वो 10 लकार माने गए हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे कि 10 लकार कौन कौन से होते हैं, जिसका एक सूत्र भी लिखाया था कि इस सूत्र के माध्यम से हम 10 लकारों का नाम याद रख सकते हैं, जिसमें कि जो 6 लकार हैं वो टित संज्ञक होते हैं और 4 लकार जो होते हैं वो गित संज्ञक होते हैं। और उन चारों में एक जो लिंग लकार होता है उसके 2 रूप होते हैं, आशीर लिंग और विधि लिंग। तो इस प्रकार से हमने 10 लकारों का अध्ययन किया, 10 लकारों के बारे में जाना कि ये 10 लकार किस किस रूप में होते हैं। उसके पश्चात हमने आगे जो सीखा था कि आत्मनेपदी धातुओं में कितने प्रत्यय होते हैं और परस्मैपदी धातुओं के कितने प्रत्यय होते हैं। तो धातुओं के कुल टोटल प्रत्यय 18 होते हैं। 9 आत्मनेपदी धातुओं के होते हैं और 9 परस्मैपदी धातुओं के होते हैं। और हमने धातुओं के प्रकार भी जाने थे कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। आत्मनेपदी धातुएं जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त होता है वहाँ आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होता है, और जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त ना होकर के अन्य किसी और व्यक्ति को प्राप्त होता है वहाँ पर परस्मैपदी धातुएं होती हैं। और इन दोनों धातुओं का मिला हुआ रूप, अर्थात जिसमें जिन धातुओं के रूप आत्मनेपदी में भी चलते हैं और परस्मैपदी में भी चलते हैं उन्हें हम उभयपदी धातुएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनका अध्ययन किया। अब हम आपको एक पिछले वीडियो का ही रिवाइज करवा देते हैं, जिसमें हमने परस्मैपदी धातुओं के जो प्रत्यय पढ़े थे वो मूल प्रत्यय क्या थे। उसमें 9 प्रत्यय थे, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। इस प्रकार से ये 9 प्रत्यय थे। इन्हीं 9 प्रत्ययों से परस्मैपदी धातुओं के 5 लकारों के रूप बनाए जाते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़े थे आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय। आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय भी 9 ही होते हैं। वो 9 प्रत्यय थे, तय अताम झय, थास आथाम ध्वम, इड वहिंग महिंग। इस प्रकार से ये हमारे 9 और 9 18 प्रत्यय कंप्लीट हो जाते हैं। इसके पश्चात अब जब हम धातु रूप सीखते हैं तो हमें बड़ी समस्या आती है कि कहाँ किस रूप को चेंज करना है, कहाँ चेंज नहीं करना है, किसका परिवर्तन होता है, कौन कौन सी धातुएं किस किस रूप में परिवर्तित होती हैं, और वो परिवर्तित जो रूप होता है वो कौन कौन से लकार में होता है। तो इन चीज़ों में हम बड़े ही कन्फ्यूज होते हैं और इन चीज़ों को जान ही नहीं पाते हैं। कई बार गम धातु, जो मूल धातु जो गम होती है, हम मूल धातु लिख देते हैं कि गम धातु के 5 लकारों में रूप बनाइए, तो बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। तो गम धातु के रूप में ही गमती, गमते, गमंती कर देते हैं और आगमत, आगमताम, आगमन कर देते हैं। इस प्रकार से मूल प्रत्ययों को जोड़ करके और उन मूल धातु में उनको ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। लेकिन इसका जो मूल रूप ना चल करके गम धातु का 4 लकारों में उपनाम चलता है, यानी कि इसका दूसरा वाला रूप चलता है कि गम का जो दूसरा रूप होता है वो होता है गच्छ। गम का होता है गच्छ, दा का होता है यच्छ, पा का होता है पिव। तो इस प्रकार से ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनका रूप उपनाम से ही चलता है 4 लकारों में, और ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनका सीधा सीधा रूप चलता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, जिन चीज़ों को आपके लिए ना तो स्कूल में ढंग से कराया जाता है, ना बताया जाता है कि कहाँ किस रूप में परिवर्तन होता है और कहाँ किस रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशन मैंने 6 कंडीशन यहाँ लिखी हैं।
तो देखिए हम सबसे पहले जो हमारा लिरट लकार होता है ना, उसी में ही सबसे ज़्यादा चेंजेज होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बदलाव होता है, सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो हमारे लिरट लकार के रूप में मिलता है। तो हम 5 लकार पढ़ेंगे, पांचों लकारों में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लिरट लकार में रूप बनाने के नियम। जब हम धातु रूप बनाएंगे लिरट लकार में तो उसमें कौन कौन से नियम काम करते हैं। पहला नियम है हमारा, उपनाम वाली धातुओं का लिरट लकार में मूल धातु से ही रूप बनाया जाता है। उपनाम, उपनाम का मतलब समझ गए, यानी कि जिस धातु का दूसरा रूप होता है। गम है, गम का होता है दूसरा रूप गच्छ। द्रस है, उसका होता है पस्य। तो इस प्रकार से जो जिन धातुओं के उपनाम होते हैं, दूसरे नाम होते हैं, उन धातुओं का लिरट लकार में मूल धातु से ही रूप बनाया जाता है। वो जो बदला हुआ जो उपनाम है उससे उसमें रूप नहीं बनाए जाते हैं। तो देखिए जैसे ये पा है, पा का उपनाम क्या होगा, पिव। लट लकार में पा में जब हम रूप बनाएंगे पा धातु से तो पिबती, पिबतः, पिबंती रूप बनते हैं। लेकिन ये जो हमारा लिरट लकार है तो पा का मूल रूप ही इसमें काम करता है और इसका रूप बनता है पास्यति, और उसके बाद में स्यति, स्यतः, स्यन्ति जोड़ दिया जाता है। अगली है धातु हमारी गा। गा धातु में देखिए हमारा हमने लिखा गास्यति। गा धातु का जो मूल रूप है वो गास्यति है, यानी कि गा है। और गम जो धातु है हमारी, इस गम धातु का जो उपनाम है वो होता है गच्छ। लेकिन यहाँ उपनाम से नहीं बनाए जाते, मूल धातु से ही प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो अगला है हमारा उपनाम वाली धातुओं का लट, लोट, लंग और विधिलिंग। इन चारों लकारों में उपनाम से ही रूप बनाए जाते हैं। जो उपनाम वाली धातुएं हैं, जैसे मैंने पा बताई, गा बताई, गम बताई, तो देखिए यहाँ जो हमारी गम धातु है ये मूल रूप है और ये इसका क्या है, ये तो मूल रूप हो गया और ये हो गया इसका उपनाम। तो ये उपनाम वाली जो धातुएं होती हैं उनके इन पांचों लकारों, इन चारों लकारों में ये हमारा यहाँ लट लकार हो गया, यहाँ लोट हो गया, और ये हमारा लंग लकार हो गया, और ये हमारा हो गया विधिलिंग लकार। तो इन चारों लकारों में इनके उपनाम वाले शब्द रूपों से ही रूप बनाए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो गम का उपनाम होगा गच्छ, तो गच्छ के लट लकार में गच्छति, लोट लकार में गच्छतु, और लंग लकार में अगच्छत, और विधिलिंग लकार में गच्छेत। इस प्रकार से इनके रूप बनाए जाते हैं। अगली धातु है हमारी दा। मैंने यहाँ कुछ कुछ धातुएं ली हैं, सारी धातुएं आपके लिए करवा दी जाएंगी। तो देखिए दा का जो उपनाम होता है वो होता है यच्छ। दा का यच्छ होता है, और इस यच्छ के जो रूप चलते हैं वो लट लकार में चलते हैं यच्छति, लोट लकार में यच्छतु, लंग लकार में अयच्छत, और विधिलिंग लकार में यच्छेत। लेकिन इसी दा धातु के यदि हम लिरट लकार में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, सीधा सीधा बनेगा दास्यति, दास्यते, दास्यन्ति। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगला है, अगली धातु है हमारी पा, जिसका उपनाम होता है पिव। तो इसी प्रकार से पिव धातु के जो उपनाम वाले जो रूप हैं वो चलेंगे पिबती, पिबतु, अपिबत और पिबेत। तो देखिए यहाँ हमारे ये दो नियम कंप्लीट हो जाते हैं कि उपनाम वाली धातुओं के जो लिरट लकार में रूप चलते हैं वो मूल धातु से ही चलते हैं, ना कि उपनाम से। उपनाम से चलने वाले जो रूप होते हैं वो चारों लकारों में चलते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग और विधिलिंग लकार। नियम नंबर 3 है, जिन धातुओं के अंत में का, चा, छा, जा, शा और हा ये वर्ण हैं, का, चा, छा, जा, शा और हा। जिन धातुओं के अंत में का, चा, छा, जा, सा, हा आदि ये वर्ण आते हैं
उन्हें किस में बदल दिया जाता है, छ में बदल दिया जाता है। इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो इन वर्णों के स्थान पर छ कर दिया जाता है। आधा छा क्षत्रिय वाला छ है, ये जो छा क्षत्रिय हम लगाते हैं उसमें हम ये छ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ये छ में बदल दिए जाते हैं। किसमें? केवल लिरट लकार में ही होगा ऐसा, अन्य किसी लकार में नहीं होगा। हम केवल लिरट लकार के ही नियम पढ़ रहे हैं यहाँ। तो देखिए, जिन धातुओं के अंत में क, च, छ, ज, श, ह आदि वर्ण आते हैं तो उन्हें छ में बदल दिया जाता है, केवल लिरट लकार में। तो देखिए कैसे। पच धातु सभी बच्चे जानते हैं। पच धातु के जो रूप लट लकार में चलते हैं वो चलते हैं पचती, पचते, पचंती, पचतु, पचताम, पचंतु, अपचत, अपचताम, अपचन और विधि लिंग में पचेत, पचेताम, पचेयु, इस प्रकार से चले। लेकिन हमने लिरट लकार के जब हम रूप बनाएंगे तो क्या हम इसको पचिष्यति करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है, ये हमारे रूप गलत हैं। हमारा नियम कह रहा है कि यदि का, चा, छा, जा, शा, हा से अंतिम होने वाली अंत वर्ण वाली जो धातुएं होती हैं उनके अंतिम वर्ण को किस में बदल दिया जाता है? छा में। तो देखिए, ये जो चा था वो हमारा किस में बदल गया? छा में, और हमारा बन गया रूप पक्षति, पक्षते, पक्षंती। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है इसका शक। शक धातु है, तो शक धातु में यदि हम इसको रूप बनाएंगे इसके लिरट लकार के तो ये छ जुड़ गया और बन गया हमारा सक्षति, सक्षते, सक्षंती, अतः, अति, अतः, अंति, इस प्रकार से इसमें लास्ट में जोड़ दिया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो और अंत में अति, अतः, अंति जोड़ दिया जाता है, अंत में जोड़ दिया जाता है। ये ऐसे नियम हैं जो आपके लिए कहीं भी नहीं मिलेंगे और इन नियमों के माध्यम से ही आप जो लिरट लकार के रूप हैं उनमें कभी भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जिन धातुओं के अंत में का, चा, छा, जा, शा, हा ये वर्ण आपको याद करने पड़ेंगे कि ये जो वर्ण हैं इनके स्थान पर ही चेंज होता है। तो देखिए, ये है अगला त्यज। तो त्यज के अंत में क्या आ रहा है? जा। तो जा किस में चेंज हो जाएगा? छा में, और हमारा रूप बनेगा त्यक्षति। अगला है दृश्य। तो यहाँ हमारा शा आ रहा है और सा का रूप बन जाएगा ये द्रक्षस्ति। नियम नंबर 4 है आकारांत से लिरट लकार का रूप बनाते समय सीधे ही स्यति, स्यतः, स्यंती जोड़ दिया जाता है। आकारांत, बड़ा दीर्घ आ से अंत हो रहा है जिन धातुओं का, वहाँ उनका रूप बनाते समय सीधे ही उसमें स्यति, स्यतः, स्यंती जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, हमने ऊपर भी देखा था पास्यति, गास्यति। तो देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं पास्यति दा धातु है, दास्यति। तो इस प्रकार से इसमें सीधे ही जोड़ दिया जाता है। आकारांत से लिरट लकार का रूप बनाते समय सीधे ही स्यति, स्यतः, स्यंती जोड़ दिया जाता है। जैसे कि पास्यति, दाका, दास्यति। अगला नियम है इसका 5वां, सामान्यतः हलंत धातुओं से लिरट लकार बनाते समय स्यति जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, स्यति कहाँ जोड़ा जाता है? हम तो सभी में स्यति, स्यतः, स्यंती रूप चलाते चलते हैं और कोई भी धातु मिली सभी में स्यति जोड़ दिया जाता है। पा धातु मिल गई तो पिस्यति का कर देते हैं बच्चे, तो पाइस्यति, पाइस्यतः, पाइस्यंती, इस प्रकार से पता नहीं क्या क्या रूप बना देते हैं। लेकिन जब आप लोगों को ये नियम आ जाएंगे अच्छे से समझ में, तो आप कभी भी लिरट लकार के रूप बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर पाओगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ये जो नियम है कि सामान्यतः जो हलंत धातुएं होती हैं उन हलंत धातुओं के रूप बनाते समय स्यति जोड़ा जाता है। तो देखिए, हलंत गम धातु है,
इसका उपनाम चलता ही नहीं है, ये सभी मूल धातु में ही चलते हैं। तो देखिए गम है तो गम में यदि हमने इष्यति जोड़ा तो बन गया गमिष्यति, लिख में इष्यति जोड़ा तो लिखिष्यति, और हमने यदि पठ में इष्यति जोड़ा तो हमारा बनेगा पठिष्यति। तो इस प्रकार से हलंत धातुओं के अंत में इष्यति जोड़ दिया जाता है और उसमें हमारा रूप बनता है पठिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हलंत धातुओं में जब लट लकार के रूप बनाए जाते हैं वहाँ तो इष्यति जोड़ा जाता है, लेकिन आकारांत धातुओं में जब लिरट लकार के रूप बनाए जाते हैं तो वहाँ स्यति, स्यते, स्यंति जोड़ा जाता है। और का, चा, छा, जा और शा और हा से अंत होने वाली धातुओं में इसके लिरट लकार के रूप बनाते समय छति, छते, छंती जोड़ दिया जाता है। देखिए इस प्रकार से जुड़ेगा छति, छते, छंती, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो अगला जो हमारा नियम है छठवां, वो कह रहा है कि धातु के अंत में स्थित स्वरों में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। धातुओं की, ये जरूरी नहीं है कि सारी धातुएं आकारांत ही हों या सारी धातुएं हलंत ही हों, लेकिन जो धातुएं जिन स्वरों से अंत होती हैं, यानी कि धातु के अंत में जो भी स्वर होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ ई से अंत, आ से अंत वाली पढ़ ली, हलंत वाली हमने पढ़ ली। अब देखिए हम ई से अंत वाली धातुओं का हम किस प्रकार से रूप परिवर्तन करते हैं। ये ई, कोई सी भी ई हो, ह्रस्व या दीर्घ ई, तो इसका जो परिवर्तन होगा वो ए में हो जाता है। दोनों ई का परिवर्तन जो होगा ए में हो जाता है। जिस प्रकार से जी धातु होती है उसके रूप बनते हैं जेष्यति, किरी धातु है इसका रूप बनेगा क्रेष्यति, नी धातु है उसका रूप बनेगा नेष्यति। तो इसमें जो बनेगा वो स्यति, स्यते, स्यंति जुड़ता है, इसमें जुड़ता है स्यति, स्यते, स्यंति। अगला है ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो तो उनका परिवर्तन ओ में हो जाता है। और जब ओ में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ जो हमारी धातु है भविष्यति, यहाँ आयादी आदेश होकर के भू का भव हो जाता है। भू का जो अलग रूप बनता है वो बनता है भव, तो भू की बन जाती है हमारी भविष्यति, श्रु का बनता है श्रोष्यति। अस्तेर भू नामक सूत्र से अस और भू दोनों धातुओं का जो इस लिरट लकार में जो रूप बनेगा वो भविष्यति, भविष्यते, सेम रूप ही बनता है। अगला है हमारा री, तो री जो है हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा मिरी धातु पढ़ते हैं तो मिरी का म्रियते, म्रियते और म्रियंते ये दोनों ही पदों में चलती है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में चलती है। तो देखिए हम इसको केवल परस्मैपदी में पढ़ रहे हैं तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा मरिष्यति। किरी धातु है, ऐसे ही इसका करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति तो लट लकार में चलता है, लेकिन किरी का जब कर आदेश हो जाता है तो देखिए यहाँ पर ये हो जाता है इसका रूप करिष्यति। एक बार इसी नियम को दोबारा देखिए कि जिन धातुओं के अंत में स्वर होते हैं उन स्वरों का किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि ई आए तो ए में हो जाएगा, उ आए तो ओ में हो जाएगा, री आए तो अर में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि गुण आदेश हो जाता है सीधा सीधा। अब अगला नियम है हमारा लास्ट, इसमें यदि धातुओं की उपधा जानते हो, किसी भी वर्ण का अंतिम वर्ण से पहले वाला स्वर वर्ण, तो देखिए अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, देखिए वो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा अंतिम वर्ण खा है, इससे पहले इससे पूर्व जो वर्ण होगा वो इसकी मात्रा होगी। जब हम इसका देखें एक बार हम इसको लिख शब्द को हम स्वर विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। पहले ला लिखा, फिर छोटी ई लिखी और फिर खा लिखा, इस प्रकार से स्वर विश्लेषण हुआ।
अगर आपको उपधा का पता नहीं चले तो इस प्रकार से आप उपधा को समझ सकते हो कि हमारा जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, खा। और अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण से पहले, जस्ट पहले कौन सा वर्ण है, ई। तो यदि धातुओं की उपधा में ह्रस्व स्वर हो, तो ह्रस्व स्वर है छोटी ई। यदि धातुओं की उपधा में ह्रस्व स्वर हो तो वहाँ गुण आदेश हो जाता है। इसका सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यानी कि अलो अंत्यात पूर्व उपधा ह्रस्व स्वर हो तो उसका क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए, जैसे ये लिख धातु है जिसका मैंने स्वर विश्लेषण आपको कर दिया और उपधा बता दी कि अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण की ही उपधा होगी, तो इसकी उपधा क्या हो जाएगी, ए। इसकी क्या हो गई, इस वहाँ गुण आदेश हो जाएगा। तो ई का गुण क्या आदेश होता है, ए होता है। तो हमारा यहाँ रूप बना लेखिष्यति, रूप बनेगा लेखिष्यति, लेखिष्यतय, लेखिष्यन्ति। तो इस प्रकार से ये हमारे जो उपधा वाले वर्ण हैं, लिख का लेख हो गया, यानी कि जो ई की जो मात्रा थी वो इसमें चेंज हो गई, किसमें, ए में चेंज हो गई, और इष्यति उसमें ज्यों का त्यों जुड़ गया, इष्यति, इष्यतय, इष्यन्ति जो रूप चलते हैं वो यहाँ पर हम यहाँ भी लिख सकते हैं इस बात को कि बाद में क्या जोड़ दिया जाता है, इष्यति, इष्यतय, इष्यन्ति, इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। अगली धातु है व्रत। तो देखिए इस व्रत का भी मैं आपके लिए स्वर विश्लेषण करके दिखाऊंगी। ये होता है, पहले वा होगा, फिर री होगा और फिर होगा हमारा ता। तो ये कह रहा है उपधा को गुण आदेश होगा तो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, अंतिम वर्ण ता और ता से पहले जस्ट क्या है, री। तो री का गुण आदेश क्या हो जाएगा, अर हो गया। तो जो हमारा वर्तिष्यति रूप हमारा यहाँ बन जाएगा। तो यदि धातुओं की उपधा में ह्रस्व स्वर हो तो वहाँ गुण आदेश हो जाता है। इस प्रकार से इसमें लिख का लेखिष्यति, व्रत का वर्तिष्यति, नृत का नर्तिष्यति, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। इसमें एक विशेष बात और है, उपधा के दीर्घ को कभी गुण नहीं किया जाता। जो हमारी उपधा होती है, उपधा आप समझ ही गए, उपधा क्या होती है, अंतिम वर्ण से पूर्व वाला, जस्ट पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है। यदि उपधा हमारी कैसी है, दीर्घ है, तो उसमें कभी गुणादेश नहीं होता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, पूज, हमारी धातु है पूज, और ये हमारे सभी जो नियम चल रहे हैं वो लट लकार के चल रहे हैं। तो देखिए इसका जब हम स्वर विश्लेषण करेंगे तो जा से पहले कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की। तो दीर्घ को कभी क्या नहीं होता, गुण आदेश नहीं होता। तो हमारा ये रूप ज्यों का त्यों रहेगा, पूजिष्यति बन जाएगा। तो ये जो हमने अब तक जो नियम पढ़े थे ये सभी हमारे लिरट लकार में रूप बनाने के नियम हैं। यदि हमें लिरट लकार में रूप बनाने के नियम आ गए तो वो चारों लकार तो बहुत ही सिंपल हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सभी जो उपनाम वाली धातुएं होती हैं उनके तो उपनाम में रूप चलते हैं, और जो एक समान जिसमें रूप चलते हैं, यानी कि जिसका कोई उपनाम नहीं होता है उसमें सभी धातुओं के एक समान रूप चलते हैं। तो ये जो नियम मैंने आपको यहाँ करवाए हैं ये वेरी इम्पॉर्टेंट नियम हैं। इन नियमों को आप ना तो कहीं, ये नियम आपको जल्दी से कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। इन नियमों को जब याद कर लोगे तो 6 से लेकर के 10th तक आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का धातु दे दी जाए तो आप इस लिरट लकार में धातु रूप बनाने में कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं कर पाओगे। तो अगला जब हम कलम पढ़ेंगे तो कल से हम 5 लकारों के धातु रूप पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।